बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो पहले हम देखेंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, फिर इसकी अकाउंटिंग करेंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले हमें ये हुक्म दिया कि जिसका मफ़हूम है कि ऐ ईमान वालों, जब तुम आपस में कोई उधार का लेन देन करो या ऐसा लेन देन जिसका आगे मुस्तकबिल में अमल दखल हो तो उसको लिख लिया करो। ये आयत है 282 और सूरह बकरा, इसमें ये हमें हुक्म दिया गया। हमारा जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर है ये भी इसी आयत से ही मुतल्लिक़ है, यानी आयत में हमें उधार लेन देन जो है उसके बारे में हुक्म दिया गया कि इसको लिख लिया करो और इसके ऊपर दो गवाहियाँ, दो मर्द या एक मर्द और दो औरतें, उनकी गवाही भी इसमें डालो। अभी जो नकल लेन देन होता है उसमें कोई इशू नहीं, यानी एक बेचने वाला है चीज़ें, एक ख़रीदने वाला है। बेचने वाला पैसे लेता है, कैश ले लेता है और गुड्स ख़रीदने वाले को हैंड ओवर करता है, मामला ख़त्म, ट्रांजैक्शन यानी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन उधार में क्या होता है कि बेचने वाला चीज़ें अभी दे रहा है और उसको पैसे जो हैं वो बाद में मिलेंगे, फ्यूचर में मिलेंगे। अब यहाँ पे कबाहत है कि ये सेलर है और ये बायर है, तो इसने जो गुड्स हैं इसको उधार बेच दी, गुड्स इसके पास चली गई। इसने कोई टाइम लिया कि भाई हफ्ते बाद या 10 दिन बाद या महीने बाद मैं पेमेंट करूँगा। महीने बाद ये इसके पास जाता है और लिखता नहीं है। अभी हम अज्यूम करें कि ये उसने लिखा नहीं, ट्रस्ट पे बात चल रही है, ट्रस्ट पे, तो इसको इस पे ट्रस्ट था, इसने उधार चीज़ें बेच दी, लिखा नहीं। अब अगर ये 2 महीने बाद इसके पास जाता है कि लाओ मुझे पेमेंट करो, और ये आगे से कहे कि कौन सी पेमेंट, तुमने मुझे क्या दिया, तो इसके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए हमारे दीन ने इस पर फोकस किया है कि इस तरह के मामलात में लिख लिया करो और कोई गवाही भी डाल लिया करो ताकि ये कन्फ्यूजन पैदा ना हो। ये तो सिचुएशन है ना लिखने वाली। अब दूसरी सिचुएशन में क्या है कि ये जो सेलर है ये इससे कहता है, आम ज़िंदगी में भी आप ऐसा ही करते हैं कि बहुत जो लोग मोहतात होकर चलते हैं और शरीयत के मुताबिक लिख लेते हैं, वो फ़ायदे में रहते हैं। तो जो सेलर है ये क्या करता है, इसको चीज़ें बेचता है और साथ ही इससे लिखवा लेता है पेपर पे कि जी मैंने इसको इतनी गुड्स बेची हैं, इतनी मालियत की, और तो ये मुझे जो है ख़रीदने वाला 2 महीने बाद, 1 महीने बाद इतनी पेमेंट करेगा। ठीक है। अब ये जो ख़रीदने वाला है ये अपनी बात से मुकर नहीं सकता, क्यों? इसने ख़ुद लिख कर दिया है कि जी मैंने इसके इतने पैसे, इससे गुड्स ख़रीदी हैं और मैंने इसके इतने पैसे देने। ठीक है। ये जो लिखा हुआ है कागज़ का टुकड़ा, गुड्स की ख़रीद के और उधार की एक्नॉलेजमेंट कि जी मैंने इसके इतने पैसे देने हैं, इसको हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। यानी उधार लेन देन में जो ख़रीदने वाली पार्टी है वो बेचने वाले को इन राइटिंग जो है ये एक चीज़ लिख कर देती है कि हाँ मैंने तुम्हारे इतने पैसे देने हैं फ़लाँ तारीख को, यानी उसमें अमाउंट लिखी होगी कि मैं इतने पैसे दूंगा। या ऐसा भी हो सकता है कि ये जो बेचने वाला है ये अपनी मर्ज़ी से वर्डिंग अपनी लिखे, इसको दे, ये उसको एक्सेप्ट कर ले और ये इसके पास आ जाए। यानी सेलर की मर्ज़ी से, सेलर उसमें ख़ुद लिखवाए कि इस तरह के लफ्ज़ लिखो कि मैंने तुम्हारे इतने पैसे देने हैं, इस पे साइन कर दो, तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाता है। ठीक है। इस सूरत में यानी एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज है
कि ये जो ख़रीदने वाला है ये कल को नहीं कह सकता कि मैंने तुम्हारी कोई पेमेंट नहीं करनी या तुमने मुझे कोई चीज़ें नहीं बेचनी। अभी हम देखते हैं कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये क्या है। बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में कहते हैं कि ये जो है बिल ऑफ एक्सचेंज ये अनकंडीशनल ऑर्डर है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक फॉर्मेट बना के दिखाता हूँ कि यानी ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये कहाँ पे यूज़ होगा, क्रेडिट सेल परचेज में, क्रेडिट सेल में जब चीज़ें उधार बेची जाएंगी तब ये यूज़ होगा बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, और ये एक फॉर्मेट है, ये आपके सामने मैं रख रहा हूँ, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैं उसको पढ़ देता हूँ। इसमें देखें ये लिखा है स्पेसिमेन। एक तो ये इधर लगी हुई है स्टैंप। स्टैंप कौन सी हैं, ये टिकट्स वगैरह होते हैं जो कि गवर्नमेंट इशू करती है, वो लगेंगे। दूसरी चीज़ जो है ये इसमें एक एड्रेस लिखा है, इसमें लाहौर पाकिस्तान और फरवरी 21, 2022 ये मालियत लिखी है। इसमें एक जो लाइन लिखी है 3 months आफ्टर डेट, यानी 3 महीने बाद इस डेट के, आफ्टर डेट 3 months आफ्टर डेट, पे मिस्टर ए और हिज ऑर्डर अ सम ऑफ ₹20,000 वैल्यू रिसीव्ड। इसमें ये साइन की जगह बनी है, मिस्टर ए लिखा है, मिस्टर ए ने साइन किए हैं और एक वर्डिंग लिखी है कि पे, यानी एक चीज़ जो यहाँ से पता चली कि ये जो बंदा है, यानी 2 पार्टीज़ हैं, ए है और बी। ए ने ये सेलर है, ये बायर, इसने इसको चीज़ें बेची हैं। अब ये से कह रहा है पे, यानी ऑर्डर दे रहा है, यानी एक चीज़ जो सामने आई कि ऑर्डर है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, ऑर्डर है, और इसमें कोई कंडीशन नहीं लगी हुई कि ये होगा तो तुम दोगे वो सिर्फ ऑर्डर दे रहा है कि इसको हम कहते हैं अनकंडीशनल, कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, अनकंडीशनल ऑर्डर है। देखिए वर्ड से पता चला, पे दो, यानी हुक्म दे रहा है, ऑर्डर। दूसरा क्या है कि पे करो किसको, ए को। ए कौन है, यानी ए इसको ऑर्डर दे रहा है कि तुम लिख के दो, मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, तुम ये बात जो है ना एक्सेप्ट करो, यानी तुम क्या करोगे, पे अदा करोगे किसको, ए को, मुझे, यानी ए, या जिसको ये ऑर्डर दे, ए जिसको कहे। ठीक है, यहाँ पे बेयरर का लफ्ज़ भी यूज़ हो सकता है, यानी पे मिस्टर ए और हिज ऑर्डर और बेयरर, यानी ये जो पर्ची है, यानी ये जो एक्नॉलेजमेंट कर रहे हैं, उस जिसके पास भी होगी उसको अ सम ऑफ ₹20,000, यानी 20,000 की रकम, वैल्यू रिसीव्ड। वैल्यू रिसीव्ड मैंने गुड्स रिसीव्ड, यानी ए ने बी को चीज़ें बेची, बी ने गुड्स रिसीव कर ली, या वैल्यू का मतलब है कि उसके बदले में वो चीज़ ले ली उतनी मालियत की। यानी दूसरी चीज़ हो गई कि एक अमाउंट जो है वो क्लियर है कि कितनी अमाउंट देनी है, 20,000। तीसरी चीज़ इसमें नज़र आई कि पार्टी का नाम लिखा हुआ है, यानी एक तो ये लिखा है कि जो सेलर हैगा उसको पे करेगा, या जिसको सेलर कहेगा उसको, या जिसके हाथ में भी ये डॉक्यूमेंट हो उसको। ये भी क्लियर हो गया। और चौथी चीज़ है कि साइंड है, इसमें एक है, यानी जो बेचने वाला है उसके साइन है, सेलर ए है, इसके साइन। देखें कल को ये इसके साइन अगर नहीं होंगे सेलर के, तो कल को फड्डा पड़ सकता है। यहाँ पे अमाउंट लिखी हो 20,000, कल को फिर फड्डा पड़ जाए, ए कहे कि नहीं मैंने तो तुमसे 40,000 रुपये लेने, एक इशू बन जाएगा। इसलिए जब साइन हो जाएंगे ए के भी, ए समझेगा कि हाँ मैंने 20 ही लेना है, तो तभी साइन करेगा ना। तो इसलिए साइन होने ज़रूरी हैं किसके, बेचने वाले के। इसके बाद एक चीज़ आपको नज़र आ रही है, साइन किसके, ख़रीदने वाले के, ये जो है जिसने एक्सेप्ट करना है।
इसने खुद लिखे हैं, ये लिखने वाला कौन है, ये सेलर, ये वर्डिंग उसने लिखी है, वो उसको कह रहा है कि ऐसे लिखो, यानी कि पे ऑर्डर बनाओ, पे इसको या और हिज ऑर्डर, यानी मुझे खुद को या जिसको मैं कहूँ या जिसके पास ये कागज़ का टुकड़ा होगा, बिल होगा, उसको एक मखसूस अमाउंट। तो इसमें जो पेई है, पेई जब तक बिल को एक्सेप्ट नहीं करता, बायर जो है जब तक इस बिल को, यानी आपने किसी को ए ने बी को पैसे दे दिए, अब ए ने पर्ची लिखी को अपने साइन कर दिए, अब बी इसको अगर जब तक इसके ऊपर साइन नहीं करेगा तो उसकी हैसियत तो कोई नहीं है, क्योंकि इसका मानना जो है, इसका एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। तो इसका मतलब है कि बायर के सिग्नेचर भी होने चाहिए। फिर ये चीज़ जो है कि एक स्टैंप लगे होनी चाहिए, स्टैंप्ड हो। तो जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो वो जो है, ये जो सेलर है ये सारी चीज़ें लिखवा लेगा, अपने साइन करेगा, इसको भेजेगा, बी ने इसके ऊपर साइन करके इसको दे देनी है, इसने गुड्स इसको दे देनी, ये गुड्स देगा इसको, और ये उसी वक्त ही गुड्स के साथ एक इन राइटिंग एक डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट साइन करके वापस कर देगा, जिसको हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, इस बिल ऑफ एक्सचेंज का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि एक इन दोनों के दरमियान कोई फड्डा नहीं पड़ेगा, बी जो है वो मुकर नहीं सकता कि मैंने चीज़ें दी हैं, पैसों का कोई फड्डा नहीं पड़ेगा क्योंकि पैसों उसके ऊपर लिखे होते हैं। फिर एक चीज़ इसके अंदर है टाइम, जो रह गई कि टाइम भी लिखा होता है कि भी कितने महीने बाद, यानी ये नहीं है अनलिमिटेड, इसमें टाइम है। ये देखें 3 months आफ्टर, यानी 3 महीने का टाइम दिया गया है, 2 का भी हो सकता है, 1 महीने का भी टाइम हो सकता है, जितना भी टाइम होगा वो भी इस पर लिखा होगा। ठीक है, और एक चीज़ ये है डेट, यानी डेट भी लिखी होनी चाहिए, जिससे डिटरमिन होगा कि ये पैसे कब देगा जी मिस्टर बी। ठीक है, ये मिस्टर बी ने साइन किए हैं, इसको एक्सेप्ट किया है, तो जब एक्सेप्ट करेगा तो उसमें कोई टाइम तो होना चाहिए। अगर यहाँ से हम डेट मिटा दें तो फिर कब पता चलेगा किस डेट से 3 महीने जो हैं वो काउंट करने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्लियर होनी चाहिए। अब हम इधर आते हैं दोबारा, ए ने क्या करना है, ये लिखना है, ये जो वर्डिंग सारी है, ये जो अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाई है, ये ए ने लिखनी है, और जैसे ही चीज़ें इसको देगा बी को, साथ ही वो पर्ची भी दे देगा, ये लिखा हुआ ऑर्डर जो है ना दे, बी इसको एक्सेप्ट करेगा और इसको वापस कर देगा। अब जब टाइम होगा मुकर्ररा, जितना इसमें 3 महीने का टाइम है, तो जब 3 महीने गुजर जाएंगे ये बी को कहेगा ये लो भाई अपना डॉक्यूमेंट और मुझे पैसे दे दो। ठीक है, तो बी क्या करेगा, फिर डिमांड करेगा जी लाओ वो मेरी लिखी हुई पर्ची दो, क्योंकि अगर वो जो इंस्ट्रूमेंट जो है, ये जो बिल है वापस नहीं लेता तो एक कल को फिर कह सकता है कि लाओ जी मुझे पैसे दो, दोबारा भी पैसे मांग सकता है। तो तब ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी जब ए जो है वो बी को बिल वापस करेगा और बी इसको फिर कैश देगा। इसको हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। यानी इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि पहले हमने अभी जितनी भी ट्रांजैक्शन पढ़ी उसमें सिर्फ वर्ड लिखा था ऑन क्रेडिट, किसी चीज़ का तज़किरा नहीं आया। चीज़ें जो हैं ट्रस्ट पे भी बिक सकती हैं कि हम ख़रीदने वाली पार्टी से कोई चीज़ ना लें, उसको चीज़ें बेचते रहें और वो जो भी ज़ुबानी कलामी जो है वो हमें तय करके कि महीने बाद पैसे दूंगा, महीने बाद पैसे भिजवाता रहे, हम फिर चीज़ें बेचते हैं वो बेचता रहे, ये तो है वर्बल। और अगर इसी चीज़ को आप लिख लें, यानी उसके प्रॉमिस को कि मैं फ़लान डेट को पैसे दूंगा, तो वो आपका बन जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, इसमें जो है वो बायर सेलर 2 पार्टी तो कन्फर्म है। यहाँ पे बिल जो है लिखता कौन है, सेलर लिखता है, इसको हम कहते हैं ड्रॉयर, और जो उसके ऊपर अपने साइन करता है, एक्सेप्ट करता है, इसको हम कहते हैं ड्रॉई, DRAW
डबली ड्रॉई। इसको हम इशूअर भी कहते हैं कि बिल लिखने वाला है, इशू करने वाला ये है इशूअर। इसको हम जो है वो एक्सेप्टर भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपने इस चैप्टर में लैंग्वेज यूज़ करनी है वो ड्रायर और ड्राई, और इसमें एक पार्टी और भी होती है, पे। पे पे वो होगा जिसको पेमेंट की जाए। वैसे तो हमें नज़र आ रहा है कि पेमेंट इसी को होनी है, सेलर को, क्योंकि इसी ने चीज़ें बेची हैं और बिल एक्सेप्ट करके इसके पास है, अब बिल ये वापस करेगा, और तो पे ही तो यही होगा नॉर्मल हालात में। ठीक है, पे का मतलब होता है जिसको पेमेंट होगी, जिसको पेमेंट होगी। ठीक है, ये बायर जो है ख़रीदार है, ख़रीदने वाला है, ड्राई है, इसने पेमेंट करनी है और सेलर को पेमेंट होनी है। लेकिन अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है इसके और भी एडवांटेज है, यानी यही जो इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ है इन राइटिंग है, इसके आगे यूजेस हम पढ़ते हैं। यूजेस, सबसे बड़ा यूजेस ये क्या है, ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट यानी हमारे पास सबूत है कि हमने ख़रीदार से, ख़रीदने वाले पार्टी से पैसे लेने। ये सबसे बड़ी एडवांटेज है कि ज़ुबानी कलामी जो है, ट्रस्ट पे हम चलेंगे तो अगर ख़रीदने वाला मुकर जाए तो हम उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले सकते, हमारे पास सबूत ही नहीं है कि हमने इसको कोई चीज़ें बेची हैं या नहीं। लेकिन जब इन राइटिंग होगा तो हमारे पास ये एक एविडेंस का काम करेगा। ठीक है, सबसे बड़ा तो ये है। लेकिन फाइनेंशियली इसके और फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये है कि वो इसको आगे भी ट्रांसफ़र कर सकता है। बिल ऑफ एक्सचेंज को हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट कहते हैं यही जो डॉक्यूमेंट है। ठीक है, और निगोशिएबल जो एक से दूसरे को फ्रीली ट्रांसफ़र हो सके, तो बिल ऑफ एक्सचेंज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इसमें क्या है कि ए जो है सेलर, बी जो है बायर, ए ने चीज़ें इसको बेची, बी ने इसको बिल एक कागज़ पे एक्सेप्ट लिख लिया, मान लिया कि जी मैंने तुम्हारे इतने पैसे देने हैं, जिसको हमने नाम दिया बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ए ने भी तो ज़ाहिर किसी से चीज़ें ख़रीदी होंगी, ये सपोज मिस्टर वाई है, ए ने वाई के भी पैसे देने। बिज़नेस में ये चीज़ें चलती रहती हैं, ख़रीदो फरोख्त, ख़रीदी बेच दी, ख़रीदी बेच दी, इसने इससे ख़रीदी, तो ये भी इससे उधार उठाता है, ए वाई से उधार उठाता है, बी ने ए से उधार उठा ली। ठीक है, और ये अपना अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं, ए ने वाई को पैसे देने। तो यही बिल जो है, यानी ये इससे बारगेनिंग कर लेता है वाई से कि मैंने सपोज ये 10,000 रुपये है, इसने वाई का 10,000 रुपये देना है और इसने ए ने बी से 10,000 लेना है। तो ये वाई से कहता है कि ये मेरे पास, मैंने बी से पैसे लेने हैं, उसने मुझे लिख के दिया हुआ है और फ़लाँ तारीख का वादा है, तो तुम अगर चाहो तो मैं ये बिल तुम्हें दे देता हूँ और तुम खुद ही इससे पैसे ले लेना बी से। वाई मान जाता है, तो ये अपना जो कर्ज है इसी बिल को जो इसने इससे लेना है ये आगे ट्रांसफ़र कर सकता है। इसको हम कहते हैं एंडोर्समेंट। यानी पार्टी जो है, यानी जो ड्रॉयर है, वो अपना जो लोन है, अपना डेट, उसको पे करने के लिए इसी बिल को आगे ट्रांसफ़र कर दें। ठीक है, एंडोर्समेंट के कुछ रूल हैं कि उसके पीछे जो जिसके नाम यानी ऑर्डर इशू हुआ है, यानी बी ने कहा था मैं ए को पे करूँगा, तो ए इसके पीछे साइन करके आगे दे देगा। उसकी ज़रूरत क्यों है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये गुम हो जाए। ठीक है, जिसको हम कहते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स वो होता है कि जिसने ये डॉक्यूमेंट जो है वो प्रॉपर वे में कोई चीज़ें डिलीवर करके या गुड फेथ उसने वो डॉक्यूमेंट लिया हो,
कोई चोरी ना किया हो या कोई गिरा पड़ा ज़मीन से ना मिल गया हो, उसको हम नहीं कहते। वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होगा। क्यों? उसने उस डॉक्यूमेंट के बदले कोई डिलीवरी नहीं किया। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स वो होता है जिसको प्रॉपर वे में, यानी वो जो डॉक्यूमेंट मिला है कोई चीज़ें डिलीवर करने के बाद मिला है, कोई ज़मीन पे गिरा पड़ा नहीं मिला या उसने कहीं से चोरी नहीं की। तो ये कहलाती है एंडोर्समेंट, एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये है कि वो इस बिल को डिस्काउंट भी करा सकता है। यानी वही सेलर, और नेक्स्ट हम इसके लिए लफ्ज़ यूज़ करेंगे ड्रायर, ताकि आपके ज़हन में बैठ जाए। बी जो है बायर, और नेक्स्ट हम इसके लिए लफ्ज़ यूज़ करेंगे ड्राई। ठीक है, तो ए ने इसको चीज़ें बेची, गुड्स, और साथ ही बी से बिल भी एक्सेप्ट करा लिया, बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये, इसका एडवांटेज एक तो वो हो गया कि अपना लोन चुका सकता है, आगे किसी को दे सकता है। दूसरा ये है कि बैंक भी इस बिल को फ्रीली एक्सेप्ट करते हैं, कहते हैं ठीक है अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो ये बिल हमें दे दो, डिस्काउंट करवा लो, हम थोड़े से पैसे इसके काटेंगे और बाकी अमाउंट आपको दे देंगे, और जब टाइम पूरा होगा तो हम खुद ही इस पार्टी से पेमेंट ले लेंगे। अच्छा, पिछले जो पॉइंट था उसमें एक चीज़ रह गई कि इसने बिल दिया था वाई को। अब बिल का जब टाइम पूरा होगा उसको हम कहते हैं ड्यू डेट। ड्यू डेट, जब ड्यू डेट आएगी तो अब बी ने ए को बिल दिया, ए ने अपना लोन चुकाने के लिए वाई को दे दिया। अब ए तो दरमियान से निकल जाएगा और अब वाई जाएगा बी के पास मुकर्रर तारीख को, और बी को बिल वापस कर देगा और पैसे ले लेगा। ठीक है, इस केस में अभी मैंने पीछे पढ़ाया था कि नॉर्मल हालात में तो जो बेचने वाला है वही पेई कहलाता है। तीन पार्टियां हमने पढ़ी हैं, ड्रायर बेचने वाला, बायर ड्राई ख़रीदने वाला, और पेई जिसको पेमेंट हो। तो अगर तो इसने बिल अपने पास ही रखा हुआ है, ए ने खुद ही रखा है अपने पास, तो पेई भी यही होगा। अगर वो जो बिल आगे ट्रांसफ़र कर देता है तो अब इसने अपना लोन चुकाने के लिए इसको दे दिया, तो अब इस केस में बिल लेकर जाएगा वाई बी के पास, तो पे ये कहलाएगा। अब जो ड्रायर है ये पे नहीं है, अब पे बन जाएगा वाई। तो ये तो उस केस में जब वो उसने बिल आगे ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम बात कर रहे हैं डिस्काउंटिंग की, कि यानी इसका एडवांटेज कि एक तो ये अपना लोन चुका दिया, दूसरा ये है कि इसको अगर पैसों की ज़रूरत पड़ गई, ये 10,000 का बिल है, सपोज़ 10,000 की चीज़ें बेची, 10,000 का बिल एक्सेप्ट करके ए के पास आ गया। ए को अभी पैसों की सख्त ज़रूरत है। अब बैंक जो है इन बिल को एक्सेप्ट करता है कि लाएँ जी ये बिल हमें दे दें, मुकर्रर तारीख को हम खुद ले लेंगे इस जिसके नाम बिल है ड्राई से, आप हमें जितना टाइम पैसा यूज़ करेंगे उस हिसाब से हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे, जिसको हम कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो इसमें रूल ये होता है कि मसलन ये 3 महीने का बिल है, अगर तो ये फ़ौरन ही, यानी जैसे ही इसने एक्सेप्ट किया, इसने बैंक के पास चला गया, बैंक को जाके बिल दे दिया, बैंक ने कहा जी हम आपसे 10% के हिसाब से पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ये ए मान जाता है। तो क्या होगा फिर 10,000 का, ये हम अज्यूम करें कि उसी वक्त, तो 3 महीने इसका टाइम था, तो ये 10%, 3 महीने इसने बैंक के पैसे यूज़ किए, इन्हें फ़ौरन ले लिए। अब बैंक ने वो बिल रखना है, 3 महीने के बाद बैंक जाएगा बी के पास और बी से पेमेंट बैंक लेगा, तो अब ये बन जाएगा पे। ठीक है, अब बैंक ने इस ए को क्या दिया था उस वक्त, तो वो इस तरह निकालते हैं कि आप जितना भी इंटरेस्ट रेट होगा वो मल्टीप्लाइड बाय जितने महीने पैसे यूज़ करेंगे, तो 3/12, 3 महीने पैसे यूज़ करिए तो 3/12।
अच्छा, अज्यूम करते हैं कि इसने 1 महीना रखा बिल, 3 महीने का टाइम था ना, बिल 3 महीने बाद पेबल था, 1 महीना गुजरा तो इसको पैसों की ज़रूरत पड़ गई। अभी 2 महीने रहते हैं बिल का टाइम पूरा होने में, 2 महीने रहते हैं, तो 2 महीने इसने बैंक का अगर पैसा यूज़ किया तो हम इधर करेंगे 2/12। अगर 1 महीना बाकी था तो इसने बैंक से डिस्काउंट कराया तो ये 1/12 हो जाएगा। तो अभी हम 3 महीने का लेते हैं तो ये 2 ज़ीरो इसके साथ गए, ये इसके साथ गया, और ये जो है तकरीबन 250 रुपये बन जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 4। तो बैंक क्या करेगा, इसके 10,000 में से 250 रुपये काट लेगा, ठीक है, और 9,750 रुपये वो इसको दे देगा ड्रायर को, और मुकर्रर तारीख को खुद जाएगा बी के पास, ड्राई के पास, बिल इसको वापस कर देगा और पैसे ले लेगा, और ट्रांजैक्शन जो है वो, और फुल पेमेंट लेगा और ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जो है ना बिल ऑफ एक्सचेंज के एडवांटेजेस हैं, कि यानी 2 बड़े एडवांटेजेस हैं। एक ये है कि वो उसको डिस्काउंट करवा सकता है अगर पैसों की बिफोर टाइम ज़रूरत पड़ जाए, यानी उसको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि कब बिल मैच्योर होगा तो उसकी ड्यू डेट आएगी फिर हम देंगे, वो पहले दिन से ही बैंक से डिस्काउंट करा सकता है। तो दूसरा एडवांटेजेस ये है कि अगर इसको कोई लोन की ज़रूरत पड़े, लोन की, तो लोन लेने के लिए, लोन पे करने के लिए ये अपना बिल किसी दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है, जिसको हम कहते हैं इंडोर्समेंट। तो ये थे चंद पॉइंट। अभी हम जो है वो इसका एक सवाल भी देख लेते हैं, क्वेश्चन 1 भी देख लेते हैं, जिसमें सिंपल से जो है क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये चैप्टर 6 है, इसके अंदर जो है क्वेश्चन अभी ये इसमें लिखा हुआ है, ए सेल्स गुड्स टू बी फॉर ₹20,000 एंड ड्रॉज अ बिल फॉर 3 मंथ्स। ए ने बी को चीज़ें बेची, और इसकी सवाल की रिक्वायरमेंट है कि जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। तो 4 सर्कमस्टेंसेस लिखे हैं कि इन चारों की सूरत में दोनों की जो है बुक में क्या एंट्रीज होंगी। तो आप बारी बारी पहले हम देखते हैं सेलर की बुक में, ये जो है उसने लिखा इन द बुक्स ऑफ ए, आप इधर लिखेंगे एज बुक, एज बुक, ठीक है। ए कौन है ये समझने के लिए अभी हम पहला सवाल कर रहे हैं, इधर हम निशानी लिख लेते हैं कि ये कौन है, सेलर है, सेलर। और सेलर को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ड्रायर। सेलर का दूसरा नाम है ड्रायर। तो ड्रायर की बुक है। तो ए ने चीज़ें बेची, बी को 5 कॉलम बनाने हैं आपने, वही जैसे जर्नल में बनाए थे, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम। तो इस चैप्टर में एंट्रीज ही हैं। ए ने चीज़ें बेची बी को, तो ये एंट्री पास होगी, बी डेबिट, सेल्स क्रेडिट, ये फर्स्ट एंट्री, ये 20,000 है। यानी ये मैं आपको इधर से भी समझा देता हूँ। ए जो है इसने क्या किया, बी को चीज़ें बेची। एक तो ये देखें, मैं ऊपर लिख रहा हूँ गुड्स, गुड्स इस तरफ जा रही हैं, और ये साथ ही एक इन राइटिंग प्रॉमिस, यानी एक जो इसको ऑर्डर दे रहा है, एक ऑर्डर भी जा रहा है, यानी पीस ऑफ पेपर, ये दोनों चीज़ें जा रही, ठीक है। बैक वक़्त इसने क्या करना है कि ये जो ऑर्डर है इसके ऊपर अपने साइन कर देने, पढ़ना है कि जी कितने की चीज़ें बेची हैं, 20, तो ऑर्डर होगा पे मिस्टर ए, क्योंकि ए बेचने वाला है। ऑर्डर लिखा हुआ है कि पे मिस्टर ए ₹20,000 आफ्टर 3 मंथ्स, तो ये उसके ऊपर शिफ्ट करेगा, और ये जो ऑर्डर है ये इसके पास वापस आ गया, ठीक है। यानी 2 काम हुए, एक तो चीज़ें बिकी, हमने एंट्री पास कर दी बी टू सेल्स, और दूसरा क्या हुआ कि जो ऑर्डर था
उसकी भी एक हैसियत है। देखें, उसको अभी हमने पढ़ा कि डिस्काउंट भी करा सकते हैं, उससे अपना लोन भी चुका सकते हैं। तो वो कैश तो नहीं है, लेकिन उस डॉक्यूमेंट की एक कैश के बराबर, कैश इक्विवेलेंट एक इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, क्योंकि अगर हम वो जो डॉक्यूमेंट है, ये जो ऑर्डर एक्सेप्ट किया है, अगर हम वो बी को वापस नहीं करेंगे तो बी हमें पेमेंट नहीं करेगा। वो कहेगा कि लाओ पहले वो जो मैंने साइन करके लिख कर आपको दिया है वो वापस करो। ठीक है, तो इसकी एक अहमियत है। और वो जब हमारे पास आ जाएगा तो फिर हम उसके खाते को, जब वो एक राइटिंग हमारे पास आ गया तो हम उसके खाते को ख़त्म कर देते हैं और बिल रिसीवेबल करके उसके खाते को नील कर देंगे। यानी ये बी डेबिट है, बी को क्रेडिट दे दिया, क्यों? ये बिल रिसीवेबल आ गया। वैसे अगर हम उससे पैसे लेते, नकद लेते, यानी उधार चीज़ें बेची बाद में पैसे लेते, तो यहाँ पे आ जाना था कैश, कैश डेबिट बी क्रेडिट। लेकिन कैश नहीं आ रहा। ये काम कब हो रहा है? एट द टाइम ऑफ सेल। दोनों एंट्री हैं जो है ना, यानी ये समझ लें कि आप एक तरफ से चीज़ें भी भेज रहे हैं और साथ ही ये लिख कर भी भेज रहे हैं, तो फ़ौरन ही, या वो समझ लें आपके गोदाम से चीज़ें उठाता है, तो आप जब चीज़ें उठाने लगा है तो साथ ही उससे इन राइटिंग ये भी ले लेते हैं कि लिखा हुआ कि जी मैंने आपके इतने पैसे देने हैं। तो यहाँ पे एंट्री पास होगी बिल रिसीवेबल डेबिट, और ये 20,000। अब क्या होगा? यानी ये बिल था 3 मंथ्स का, तो आप लिखेंगे 3 मंथ्स आफ्टर। क्या होगा फिर? ए जाएगा बी के पास, बी को वापस कर देगा क्या? उसका लिखा हुआ, और बी इसको दे देगा कैश। तो अब हमारे पास आ गया कैश, आने वाली चीज़ डेबिट, और ये जो बिल पड़ा है हमारे पास, ये अब हमारे पास नहीं रहेगा, ये चला जाएगा बी के पास। तो हम इन्हें कह देंगे कैश रिसीवेबल टू बिल रिसीवेबल 20,000। ठीक है, ये है पहला केस कि अगर उसने बिल अपने पास रखा टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, यानी 3 महीने बिल अपने पास ही रखा। अब दूसरी तरफ आए, इसी को देखकर, ये बी है, बीज बुक, और ये कौन है? ड्रॉई, और दूसरा इसका नाम है बायर, ख़रीदने वाला। इसने चीज़ें खरीदी तो ये क्या करेगा? परचेजेज डेबिट, और जिससे ख़रीदी उसका नाम क्रेडिट। और ए को ये क्या करेगा? बिल दे देगा, उसका खाता नील कर देगा, और ये बिल जो है वो बिल्स पेबल। इधर देखें, इधर हमने, उसने बी का नाम डेबिट किया, इसने ए का नाम क्रेडिट किया। अपोजिट हो रहा है, यानी एक की सेल दूसरे की परचेज। ये सेल क्रेडिट है, इनकम इनकी, और इसका खर्चा है परचेजेस, यानी ये डेबिट। और इधर देखें, ये बिल रिसीवेबल लिख रहा है क्योंकि इसने पैसे लेने हैं, और ये अपने पासवर्ड यूज़ कर रहा है बिल्स पेबल। अब जब मुकर्रर तारीख आएगी, 3 मंथ्स पूरे हो जाएंगे, तो ये बिल क्या करेगा? वापस लेगा अपने पास। इसके पास बिल आ गया, बिल पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। ठीक है, इसके पास इधर कैश आ रहा है, ये डेबिट कर रहा है, इससे कैश जा रहा है, ये क्रेडिट कर रहा है। तो ये इस तरीके से ये जो है ना। अच्छा, अब क्या होगा? हम दूसरे केस पे आते हैं। इसको मैं नहीं मिटाता, ये इधर ही तवज्जो रखें। अभी दूसरे केस में इसने लिखा है कि बिल इज़ इंडोर्स्ड टू सी हिज क्रेडिटर्स। ए ने सी से चीज़ें खरीदी थी, ये उसका क्रेडिटर था, इसने यही जो बिल है वो आगे दे दिया। तो हम क्या करेंगे? वही एंट्री पहले वाली, बी टू सेल्स 20,000, बी ने इसको बिल दे दिया था, बिल रिसीवेबल टू बी 20,000। अब क्या हुआ? ये बिल जो है इसने उठा कर दे दिया अपने क्रेडिटर को, सी को, जिससे इसने खुद चीज़ें खरीदी हुई थी। ठीक है, तो इसने जब चीज़ें खरीदी थी एंट्री पास की थी परचेजेज डेबिट सी क्रेडिट, ये एंट्री पास की थी। अब जब उसको इसने सी से बात कर ली कि मैं तुम्हें वो बिल दे देता हूँ जो मैंने बी से लिया हुआ है,
और तुम बी से पैसे ले लेना जब टाइम पूरा हो। सी मान गया, तो अब हम क्या करेंगे, सी का नाम डेबिट कर देंगे, क्योंकि पहले हमने जब ख़रीदा था उसका नाम क्रेडिट है। अब जब हम उसको बिल दे रहे हैं, कैश नहीं दे रहे, बिल दे रहे हैं, तो हम लिखेंगे सी टू बिल रिसीवेबल, और ये 20,000 से हो जाएगा। अब यहाँ तो इसने तो अपना कर्जा चुका दिया, तो इसका काम ख़त्म। अब जब मुकर्रर तारीख आएगी तो सी जो है ये किसके पास जाएगा, बी के पास। बी से कहेगा ये लो बिल तुम्हारा एक्सेप्ट हुआ, तुमने इस पे साइन किए हैं और मुझे कैश दे दो। तो बी क्या करेगा, सी को कैश दे देगा और बिल रिसीवेबल। अब यहाँ पे एक बात समझें कि बी को कोई गरज नहीं है। देखें आपके पास, आपने क्या किया है कि पैसे देने हैं, किसी से लोन लिया है और अब एक पर लिख के दिए हो, या इंस्ट्रूमेंट एक पर्ची पे कागज़ पे लिख के दिया। अब जो आपको वो पर्ची वापस कर देगा आप उसको पेमेंट कर देंगे। आपका लिखा हुआ जो भी लेकर आएगा, बी लेकर आए, सी लेकर आए, डी लेकर आए, आप उससे वो वापस ले लेंगे और पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ भी बी जो है, बी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ए पैसे लेने आए, बी पैसे, सी पैसे लेने आए, जी पैसे लेने आए, तो उसकी बुक्स में यही एंट्री पास होगी। वो बिल अपना वापस ले लेगा और पेमेंट कर देगा। तो तमाम केसेस में यही एंट्रियाँ होंगी, इधर चेंज आती रहेगी। ठीक है, तो ये एंट्री होगी। अब इसने तो अपना चीज़ें बेची, बिल ले लिया और उसी बिल से अपना कर्जा चुका दिया, मामला ख़त्म। ये है सेकंड केस। आगे हम बढ़ते हैं थर्ड केस। यानी दो सिचुएशन होगी, एक तो ये है कि ड्रायर जो है वो बिल अपने पास रखे, दूसरे केस में वो जो है अपना बिल किसी पार्टी को दे दे। अब तीसरा कह रहे हैं व्हेन द बिल इज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। बैंक फॉर कलेक्शन से मुराद ऐसी है जैसे आप अपने, ये आपका बैंक अकाउंट है, बैंक है, आप अपने बैंक में किसी पार्टी से चेक लेते हैं, अपने अकाउंट में जमा करा देते हैं। बैंक क्या करता है, फिर अगली पार्टी के बैंक को वो चेक भेजता है, और जब अगली बैंक से पैसे मिलते हैं तो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। जो सेलर है उसने एक पार्टी से तो चेक नहीं लिया, उसने कई लोगों को चीज़ें उधार बेची हैं और सबसे बिल लिए हुए हैं, बिल रिसीवेबल। ठीक है, बेचने वाली पार्टी रिसीवेबल का लफ्ज़ यूज़ करेगी क्यों, उसने पैसे लेने हैं, और ख़रीदने वाली पार्टी पेबल लफ्ज़ यूज़ करेगी। तो इसके पास बिल पड़े। अब ये कहता है कि ये दफ्तर में कहीं चोरी ना हो जाए, कोई गुम ना हो जाए, मिसप्लेस ना हो जाए, तो वो क्या करता है, अपना जो बिल है जितने भी इसके पास आते हैं वो अपने बैंक को भेज देता है। बैंक को कहता है कि तुम फलां जो है ना, जैसे जैसे टाइम पूरा होता जाए, कोई बिल 3 महीने का होगा, कोई 2 महीने का, कोई 4 महीने का, तो जैसे जैसे जिसका टाइम पूरा होता जाए, ड्यू डेट आती जाए, तो तुम जो है ना अगली पार्टी से पैसे कलेक्ट करना और मेरे खाते में डाल देना। और इसके बदले में क्या करता है, बैंक आपसे नॉमिनल से चार्जेस जो हैं वो रिसीव करता है। तो अभी हम देखते हैं उसी तरह इसने चीज़ें बेची, बी टू सेल्स और बिल रिसीवेबल टू बी। यहाँ तक वही एंट्री है जो बाकी केसेस में हुई है। फ़र्क यहाँ पे है, इसने क्या किया कि ये जो बिल है बैंक में भिजवा दिया। किस लिए भिजवाया, कलेक्शन के लिए, यानी पैसे अगली पार्टी से पैसे लेने के लिए। पैसे तो अपने टाइम पे मिलेंगे, जितने महीने का बिल होगा, 3 महीने का है तो 3 महीने बाद, तो ये अपनी जिम्मेदारी बैंक पे डाल देता है कि तुम मेरी तरफ से कलेक्ट करना। अब क्या होगा, बिल किधर चला गया, बैंक के पास। इधर हम लफ्ज़ यूज़ करेंगे बैंक फॉर कलेक्शन। यहाँ पे गलती नहीं करनी, आपने बैंक अकेला नहीं लिखना। अगर कलेक्शन के लिए जाएगा तो बैंक फॉर कलेक्शन और बिल रिसीवर। अब जब 3 महीने पूरे होंगे तो ये जो हमारा बैंक है वो जाएगा बी के पास और बी से कहेगा ये ले बिल और पेमेंट कर दें। तो अगर आगे से पेमेंट मिल जाती है तो हमारे खाते में पैसे आ जाएंगे, बैंक डेबिट होगा, और ये जो है बैंक फॉर कलेक्शन ये क्रेडिट हो जाएगा 20,000 से और 20,000, और ये आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट है। इधर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्यों, पहले भी बताया है कि
कोई भी बंदा जो है जो इसको बिल वापस कर देगा, ये उसको पेमेंट कर देगा। इसको कोई गरज नहीं है, ये खुद आता है किसी को बेचता है वगैरह वगैरह। तो ये एंट्रियाँ सब केसेस में यही रहेंगी। इधर चेंज आ रही है। आगे लास्ट केस है कि जिसमें इसने डिस्काउंट करवाया, व्हेन द बिल इज़ डिस्काउंटेड विद द बैंक एट। अच्छा, एक चीज़ और समझ लें, ऑनर और डिसऑनर। इस पहले सवाल में ऑनर ही है, अगले सवाल में आ जाएगा डिसऑनर। ऑनर का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना, ठीक है। अगर आप किसी से पैसे लेने जाते हैं अपने टाइम पे, वो पेमेंट कर दे तो इसका मतलब उसने आपकी ऑनर की। और अगर आप पैसे लेने जाएं अपने ही पैसे जो दिए हुए हैं या चीज़ें बेची हैं वो ना दे तो उसको हम कहते हैं डिसऑनर, ठीक है। यानी ऑनर यही है कि जो जिसका वो बनता है, राइट बनता है, उसको दें। अब सेलर ने चीज़ें बेची तो उसको एक प्रॉमिस किया, वो एक्सेप्ट किया। अब अगर मुकर्रर तारीख को उसके पैसे जो हैं वो दे दें तो ये ऑनर कहलाएगी। अगर वक्त पे पैसे ना दें, रिफ्यूज़ कर दे, यानी ख़रीदने वाला ड्रॉई जो है वो इनकार कर दे कि मैं नहीं पैसे देता, तो इसको हम कहेंगे डिसऑनर। तो अभी ये जो पहला सवाल है ये क्वेश्चन 1 है, तो इसमें ऑनर ही है। उसने ये लिखा है द बिल इज़ ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। तो जो चौथा जो है पॉइंट है, इसमें क्या होगा कि वही एंट्री है, यानी बी टू सेल्स, बिल रिसीवेबल टू बी। और तीसरी एंट्री जो है ना, इसको पैसों की ज़रूरत है, इसने डिस्काउंट करवा लिया और ये यानी अज्यूम करते हैं कि उसी वक्त ही उसने जो है वो ये डिस्काउंट कराया। 3 मंथ्स का बिल है, 20,000 इसकी अमाउंट थी, 20,000 20,000 20,000 20,000। ये जो है ये बिल जो है बैंक के पास चला जाएगा, बैंक आपको पेमेंट कर देगा, हमारे बैंक अकाउंट में डाल देगा। और या कैश भी लिख सकते हैं इसको, कैश डिस्काउंट। अब इसकी अमाउंट कैसे निकालें, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 12%। तो 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय 3/12। ये 12 महीने हैं, 3 जितने महीने उसने पैसे यूज़ किए, तो ये हो जाएगा 12 से गया और ये हो गया जी 2 0 इससे गया, तो ये 900 बनता है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, सॉरी ये 20 है, 20, ये 12 इससे गया चला और ये आ जाएगा 600। तो 600 बैंक अपने काट लेगा कि उसने आपको 3 महीने अपना पैसा इस्तेमाल करने की सहूलत दी। और ये जो है 20,000 में से ये काट लें, 19,400 रुपये आपको हवाले हो जाएगा। अब आपका काम ख़त्म हो गया। क्यों? आपने चीज़ें बेची, आपको बैंक से पैसे मिल गए, आपको पैसों की ज़रूरत थी या आप समझते थे कि भाई 3 महीने कौन इंतज़ार करे, अभी पैसे लेते हैं और इससे आगे किसी और को चीज़ें ख़रीद कर बेच देंगे, उससे हमें इस 600 से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। यानी बिज़नेस जो है उसमें कैश जो होता है ये बड़ी प्रीशियस आइटम है, इसके मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं, किसी और प्रॉफिटेबल जगह पे लगाया जा सकता है। तो ये हम इसको नहीं देखेंगे, यानी वो जो बिज़नेसमैन है वो कहते हैं ये छोटी सी अमाउंट है 600, लेकिन हमारे पास ये जो 19,400 रुपये आएगा इससे हम किसी और जगह अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 3 महीने कौन इंतज़ार करे। तो अब आपको फ़ायदा हो गया, 3 महीने पहले ही पैसे मिल गए, ठीक है, 600 का नुकसान हुआ, अब आप क्लियर हो गए। अब मुकर्रर तारीख को बैंक जो है वो जाएगा बी के पास और बिल वापस कर देगा, पैसे ले लेगा, पूरे पैसे लेगा। और ये 600 रुपये जो है ना, हमारा तो एक्सपेंस है लेकिन बैंक का ये प्रॉफिट हो गया, उसको इसके ऊपर 600 बचत होगी। और इधर फिर वही बात कि इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसने तो जो भी पार्टी आएगी उसको पेमेंट कर देना, ठीक है।
तो ये है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आज हमने क्वेश्चन 1 कर लिया है। इसमें सिर्फ एक नई चीज़ ये आई है कि पहले चीज़ें हम उधार बेचते थे एतमाद के ऊपर, ट्रस्ट के ऊपर। अब हमने ट्रस्ट करना छोड़ दिया। अब हम कहते हैं नहीं जी, हमें इन राइटिंग जो है, जिसने भी चीज़ें ख़रीदनी है वो हमें इन राइटिंग लिख के दे कि जी मैं पे करूँगा इतने पैसे फ़लाँ तारीख को। उसके हमें बड़े एडवांटेज हैं कि हम उससे अपना कर्ज़ा भी चुका सकते हैं, बैंक से वक्त से पहले भी पैसे ले सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।